स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और आज की क्लास होने वाली है बहुत खास। देखिए, जनरली आप लोगों ने ओशन तो देखा होगा, उसकी तस्वीरें देखी होंगी, बट जहां कहीं भी ओशन की बात आती है एक बात समझ में आती है कि दूर दूर तक केवल पानी ही पानी होगा। पर इस दौरान ये केवल ऊपरी स्थिति होती है, लेकिन पानी के इस दौरान निचले स्तर में क्या हो रहा है और कैसी गतिविधियां हो रही हैं, ये आप ऊपर से देखकर बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। और एक ऐसा ही टॉपिक है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, और बात होगी ओशन स्प्रेडिंग की, यानी कि किस तरह से महासागर का फैलाव होता है। पर इस दौरान हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक खास शोध की और सीधे तौर पर इस पूरे अध्ययन को किया कि कैसे कैसे गतिविधियां होती हैं और इस गतिविधि में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चरण होते हैं। आइए वही सभी बातें आप लोग को समझाते हैं, और टाइटल भी हमारा यही है, साइंटिस्ट्स विटनेस फर्स्ट एवर सी फ्लोर स्प्रेडिंग इवेंट एज 160 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ लावा क्रिएट न्यू ओशन फ्लोर। तो देखिए, बड़ी चीज थी। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक खास चीज यह भी समझी कि किस तरह से सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, साथ साथ यह भी समझा कि 160 मिलियन क्यूबिक मीटर लावा निकला और इसने एक नया फ्लोर तैयार कर दिया। आइए चीजों को जानते समझते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पहली बार समुद्र तल के फैलने की पूरी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, यानी कि पहली बार समझा कि किस तरह से समुद्र तल फैलने का काम कर रहा है, यानी कि समुद्र के नीचे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो 8 जुलाई 2026 को नेचर पत्रिका में इन सिटू सिस्मोग्राफी कैप्चर्स द एनाटॉमी ऑफ अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इवेंट नाम से इन्होंने एक शोध प्रकाशित किया। और इस दौरान यह जो घटना थी, यह अप्रैल 2024 में दक्षिणी हिंद महासागर के साउथ ईस्ट इंडियन रिज पर की गई थी। और इस दौरान इन्होंने अध्ययन में ध्वनिक, भू आकृतिक तथा दाब मापन उपकरणों के संयोजन पर खास तौर पे सारी की सारी स्थितियों को कंप्लीट किया और इसका उपयोग किया। तो यही खास पूरी की पूरी चीजें थी, और विशेष रही हैं ध्वनिक, भू आकृतिक तथा दाब मापन उपकरणों के संयोजन के उपयोग के मामले में। तो अब इन्हीं का उपयोग करते हुए उन्होंने जाना समझा कि एग्जैक्टली होता क्या है इस दौरान महासागरों के नीचे और किस तरह से ओशन फैलाव का काम करता है। तो बड़ी चीज यह है कि भाई, पहले हम लोग समझते हैं कि अब तक हम क्या समझते थे, यानी कि अभी भी पहले अनुमान था और अलग अलग तरह के अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाए हुए हैं। तो अब बड़ी चीज यह है कि अब तक के क्या अनुमान रहे और अब इस नए अध्ययन ने किस तरह से वैज्ञानिकों की सोच विचार को पूरी तरह से बदल दी। तो अब तक की स्थिति यह है कि समुद्र तल के निर्माण को खास तौर पे अप्रत्यक्ष प्रमाणों से ही समझा गया था, यानी कि कभी भी सीधे तौर पर चीजों को जाना समझा गया ही नहीं। और अब तक जो अनुमान थे उसमें यह कहा गया है कि देखो, समुद्र तल पर पुराने भूवैज्ञानिक चिन्हों का मानचित्रण किया जाता था, विवर्तनी के प्लेटों की धीमी गति का मापन किया जाता था, समुद्र तल से प्राप्त ज्वालामुखी चट्टानों का अध्ययन किया जाता था और चुंबकीय धारियों का विश्लेषण किया जाता था। जब ये सारा काम हो जाया करता था तो इस प्रकार से ही सभी चीजों का अनुमान लगाया जाता था, और उस अनुमान के आधार पर यह माना जाता था कि किस तरह से समुद्र तल के नीचे की गतिविधियां हो रही हैं और किस तरह ओशन फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। लेकिन अब फिलहाल इस पूरे के पूरे अध्ययन में एक बड़ी दिक्कत यह हुआ करती थी कि ये पूरी की पूरी प्रतिक्रिया अप्रत्यक्ष थी, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर ही सभी चीजों को जाना समझा जाता था, और जो डायरेक्टली चीजों को देखकर जानकर समझा जाना चाहिए था और जो एग्जैक्ट कंडीशन हमें पता लगनी चाहिए थी, वो इस जगह पता लग ही नहीं पाती थी। और यही समस्या यहाँ निकल के आई कि समुद्र तल बनने की वास्तविक प्रक्रिया कई किलोमीटर गहरे समुद्र के नीचे हुआ करती थी। अब जब आप अप्रत्यक्ष तौर पर समझ रहे हैं तो आपको देखिए चीजें पूरी समझ आएगी नहीं। वहीं दूसरी बड़ी चीज है कि प्रत्यक्ष रूप से देख पाना इस पूरी गतिविधि को संभव नहीं था, और समुद्र तल के निर्माण का जो अधिकांश ज्ञान था वो केवल भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड पर ही आधारित था, और जो भी चीजें समझी जानी चाहिए थी प्रत्यक्ष, वो हम यहाँ नहीं समझ पाते थे। तो यानी कि जो पिछला ज्ञान था वो सब कुछ अप्रत्यक्ष था, और इसी मामले में विशेष है हमारी नई शोध, क्योंकि सारा ज्ञान यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर है, और अप्रत्यक्ष स्थिति से प्रत्यक्ष पर जब हम निकले हैं तो सभी चीजों के प्रमाण भी हमारे पास में है और स्थितियां खुद से अनुभव करके हम लोगों के द्वारा यहाँ व्यक्त की जा रही है। तो अब जो अध्ययन हुआ है, क्या क्या खास है, ध्यान देते हैं। पहली बड़ी चीज ये कि साउथ ईस्ट इंडियन रिज में ये पूरी की पूरी एक्टिविटी हुई है, और बड़ी खास बात यह है इस हिस्से की, यानी कि इसी हिस्से में क्यों ये काम किया गया, ये भी मन में प्रश्न आना चाहिए। तो इस हिस्से में यह काम इस वजह से किया गया है क्योंकि यह एक अपसारी विवर्तनी की सीमा है। अपसारी सीमा का मतलब होता है कि यहाँ पर दो महासागरीय प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने का काम करती हैं, और जब एक दूसरे से दूर होती हैं तो इस जगह पर नया महासागरीय भूपर्पट्टी बनती है, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा हिस्सा विशेष रहा अपसारी विवर्तनी की सीमा के मामले में, और यहाँ गतिविधियों का अनुभव किया जाना काफी अच्छा अनुभव रहा। तो ओहा जियो डैम्स परियोजना थी जिस दौरान ये सारी गतिविधियां हुई। यह घटना से लगभग 2 महीने पहले वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में ध्वनिक उपकरण लगा दिए थे, भू आकृतिक उपकरण लगा दिए थे, और साथ ही दाब मापक उपकरण भी लगा दिए थे। यानी कि पूरी की पूरी जो ये एक्टिविटी होनी थी, जो स्टडी की जानी थी, उस स्टडी के दौरान घटना से लगभग 2 महीने पहले ही वैज्ञानिकों ने अपनी तैयारी कर ली थी और सारे के सारे उपकरण स्थापित कर चुके थे। उसके बाद अब काम जो किया जाना था वो केवल इन उपकरणों के द्वारा होना था,
और यही उपकरणों से मिला हुआ डाटा हम लोगों को रियलिटी तक ले गया। अब इसका खास उद्देश्य यही था कि रिज पर होने वाली दीर्घकालीन भूगर्भीय गतिविधियों की निगरानी की जाए और इसी वजह से दुर्लभ घटना को रिकॉर्ड किया जा सके, इसीलिए सारे उपकरण यहाँ लगा दिए गए। अब जब उपकरण लगा दिए गए तो जब गतिविधि शुरू हुई तो उन गतिविधियां बहुत ज्यादा खास रही। क्या क्या हुआ, आइए चरण दर चरण समझने का काम करते हैं। सबसे पहली स्थिति जो पहले चरण के तौर पर जानी जाती है, यह गतिविधि हुई 26 अप्रैल 2024 को। ये वो समय था जिस समय इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे भूकंप आए, जिसको कहा जा रहा है भूकंपों का झुंड। यानी कि एक दो नहीं बल्कि कई सारे भूकंप आए और एक के पीछे एक भूकंप चलते हैं। तो 26 अप्रैल 2024 को रिज घाटी के नीचे अचानक बड़ी संख्या में भूकंप आए। इस दौरान जो भूकंप आए वो अपने आप में बड़े विशेष रहे, क्योंकि ये भूकंप एक स्थान तक सीमित नहीं रहे और साथ ही साथ कई किलोमीटर तक रिज अक्ष के साथ साथ ये भूकंप आगे बढ़ते चले गए। तो जिस समय पूरी की पूरी घटना हुई तो इस मामले में वैज्ञानिक व्याख्या कर दी गई और यह बताया कि भाई ये जो भूकंप आए ये हमें एक ऐसा संकेत दे रहे हैं कि अब मैग्मा पृथ्वी की भूपर्पटी की दरारें बनाते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। यानी कि अब नीचे से मैग्मा निकल के आएगा और वो ऊपर आकर के स्थापित होगा और मैग्मा की ये जो मूवमेंट है ना, यही मूवमेंट की वजह से यहाँ इस संरचना के अंदर कंपन हो रहा है, यानी कि भूकंप आ रहा है, यानी कि अभी और कुछ बहुत बड़ा होना बाकी है। तो भूकंपों का आना नीचे से लावा के आने का संकेत था, ये वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया। फिर इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ। जब मैग्मा ऊपर आ रहा था तो ऐसी स्थिति में समुद्र तल ने धंसना भी शुरू कर दिया। अब उसी समय समुद्री तल पर लगे प्रेशर सेंसर्स ने रिकॉर्ड किया कि समुद्र तल बहुत तेजी से नीचे धंसने का काम कर रहा है। कुछ ही घंटों के अंदर 1 मीटर से अधिक का धंसाव हो गया और कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 4 मीटर का धंसाव हो गया। अब इस पूरी गतिविधि में यह माना गया कि रिज के नीचे स्थित जो विशाल मैग्मा भंडार है वो खाली होने लगा, यानी कि वो सरकने का काम कर रहा है, वो आगे बढ़ने का काम कर रहा है और पिघला हुआ मैग्मा नई दरारों से ऊपर उठने का काम कर रहा है। और जब मैग्मा ऊपर आ रहा है, नीचे दरारें यानी कि नीचे खाली हिस्सा बन रहा है, उसी खाली हिस्से की वजह से समुद्र तल खिसक रहा है, दब रहा है और नीचे जा रहा है। इसी के बाद होती है तीसरे चरण की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में समुद्र तल तेजी से फैलना शुरू कर देता है। तो जब यहाँ पर ये सभी चीजें हुई तो इस दौरान अध्ययन में ये पाया गया कि जो इन्होंने अकॉस्टिक ट्रांसपॉन्डर्स लगाए थे वहां रिकॉर्ड हुआ कि समुद्र तल 1 मीटर से अधिक क्षैतिज दिशा में खिसक गया और यह दर्शाता है कि समुद्र तल विस्तार कर रहा है, यानी कि तेजी से फैलने का काम कर रहा है। तो ये प्रक्रिया मेनली 3 चरणों में हुई। पहले भूकंप है जहां से ये संकेत मिला कि मैग्मा तेजी से ऊपर आने का काम कर रहा है। फिर इसके बाद समुद्र तल धंस गया क्योंकि नीचे का हिस्सा खाली होने लगा क्योंकि मैग्मा ऊपर आ रहा था। और अब तीसरी स्थिति समुद्र तल फैलने की हुई। तो ये पूरे के पूरे गतिविधि के दौरान अगर हम समझे कि भाई क्या क्या चीजें रही, तो अब इस दौरान यहाँ पर चीजों को फाइनलाइज करते हैं। तो यह प्रक्रिया एक साथ चलने वाली कई घटनाओं को परिणाम था, यानी कि कई सारी एक्टिविटी हुई और बैक टू बैक एक्टिविटीज हुई। पहले डाइक का निर्माण हुआ, यानी कि मैग्मा से भरी हुई जो दरारें थी वो परपटी में फैल गई। इसी के साथ भ्रंश का खिसकाव हुआ, तो रिज के जो दोनों ओर के फॉल्ट थे वो भी इस दौरान एक्टिव हो गए और वहां पर भी मूवमेंट शुरू हो गया। और जिस समय डाइक का निर्माण हो रहा था, भ्रंश का खिसकाव हो रहा था, इन दोनों ही प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से यह स्थिति सामने आती है कि कई मीटर तक समुद्र तल फैल गया। और इस दौरान यह फैलाव एक ऐसा फैलाव था जो प्रक्रिया दशकों में जाकर पूरी होती है, वही प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी हो गई और एक बड़ा ही परिवर्तनकारी स्थिति के तहत हमें महासागर तल का विस्तार देखने को मिल गया। तो चीजें बड़ी विशेष नहीं, नई और बिल्कुल नए तौर पर हम लोग के सभी चीजें सामने आ गई। अब इस पूरी की पूरी गतिविधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह तो हमें समझ में आती है कि महासागर का तल खिसक गया, बट जब इसको कंक्लूड करते हैं तो हमारे सामने आता है एसिस्मिक स्लिप। अब ये एसिस्मिक स्लिप इस पूरी गतिविधि का सबसे खास निष्कर्ष है, सबसे विशेष निष्कर्ष है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक जो पारंपरिक धारणा थी, यानी कि वैज्ञानिक जो सामान्य तौर पर मानते थे, वो यह मानते थे कि फॉल्ट मूवमेंट खास तौर पे भूकंपों के माध्यम से होता है। लेकिन अब जब ये स्थिति हमारे सामने हुई तो एक नया निष्कर्ष बना और नया निष्कर्ष यह कहता है कि फॉल्ट मूवमेंट के बिना बड़े भूकंपों की गतिविधियां कंप्लीट हुई है। यानी कि जो फॉल्ट मूवमेंट पे चीज अब तक केंद्रित थी वो शिफ्ट हो गई। पहले फॉल्ट मूवमेंट पे सभी चीजें मानी जाती थी, पर अब ये माना गया कि फॉल्ट मूवमेंट बिना बड़े भूकंपों के हुआ है। ठीक है, तो यह चीज जो थी वो बदली और अधिकांश फॉल्ट मूवमेंट बिना बड़े भूकंपों के हुआ, यह चीज यहाँ पर स्थापित हो गई। यानी कि फॉल्ट मूवमेंट के साथ साथ अब यहाँ पर मेनली भूकंप कनेक्ट हो गए और चीजें यहाँ पर पता लग गया कि भाई पहले भूकंपों के माध्यम से चीजें मानी जाती थी, अब बिना भूकंपों के मानी गई। तो एक्टिविटी जो है वो पूरी की पूरी होनी तो फॉल्ट मूवमेंट की ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि महासागर का विस्तार दिया जा रहा है। पर महासागर के तल के विस्तार में एक समय पर जो भूकंपों की भूमिका से फॉल्ट मूवमेंट माना जाता था, अब यहाँ चीजें चेंज हुई और बिना भूकंपों के फॉल्ट मूवमेंट देखने को मिला। ये नई धारणा स्थापित हुई। और जिस समय बिना
किसी तरह के भूकंप के फॉल्ट मूवमेंट होता है तो इसको ही एसिस्मिक स्लिप कहा जाता है। यानी कि कोई भूकंप नहीं, उसके बावजूद बिना किसी भूकंप के आपने देखा कि समुद्र तल खिसक गया, तो इसको एसिस्मिक स्लिप कहते हैं। यानी कि काफी अधिक विकृति हुई लेकिन बहुत कम ही भूकंपीय ऊर्जा देखने को मिली, और यह समुद्र तल में फैलने की एक नई समझ प्रस्तुत हो गई। अब यह जो एसिस्मिक स्लिप नाम का शब्द है, यह आपसे एग्जामिनेशन में सीधे तौर पर पूछा जा सकता है, इसकी भी संभावना। अगली बात यह है कि समुद्र तल पर इसी के साथ लावा देखने को मिला। तो अब इस दौरान ये जो पूरी की पूरी गतिविधि थी भूकंप के बिना एसिस्मिक हमने देखा, यानी कि पूरी की पूरी गतिविधि जो थी वो फॉल्ट मूवमेंट की थी। सब कुछ हुआ, बढ़िया से हुआ, लेकिन कहानी की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी? बड़े पैमाने पर भूकंप आए। भूकंप जो आए वो दौरान पता चल रहा था कि मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है और चीजें बदल रही है। लेकिन जो मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा था उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, ये वाली बात अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, और वही बात अब यहाँ बची है, और वही चीज आपको बताएगी कि कैसे एक जगह पर दरार बनने से महासागर के तल के खिसकने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर चीजें टूटी हुटी हुई हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे से नया लावा आकर फिर दोबारा एक फ्लोर बना के चला जाएगा, और वही गतिविधि है लावा के ऊपर आने के बाद पूरी होती है। तो भूमिगत प्रक्रिया अंततः समुद्र तल तक पहुंच जाती है, और घटना से पहले तथा बाद में सी फ्लोर मैप्स की तुलना से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर नया लावा यहाँ जमा हो गया। तो जो लावा नीचे से खिसक रहा था वो अब ऊपर आ चुका है, और जो समुद्र तल नीचे धंस गया था उसकी जगह पर अब एक नई परपटी देखने को मिलेगी। विशेष स्थिति यह है कि कुछ लावा निक्षेप 90 मीटर से भी ज्यादा मोटे और कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और ऐसे में 90 मीटर से अधिक मोटे होने का मतलब यह है कि ये परपटी बनाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है, यानी कि एक सी फ्लोर का निर्माण कर सकते हैं। अनुमानित लावा 148 से 160 मिलियन घन मीटर था, जो कि अच्छी खासी स्थिति में था। अब भूकंप शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर विस्फोट प्रारंभ हुआ था, और इसी के साथ ज्वालामुखी गतिविधियां लगभग 16 दिनों तक जारी रही, और 16 दिनों के दौरान औसतन 9 से 10 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन लावा निकलता जा रहा था, और यही निकलता हुआ लावा धीरे 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 फ्लोर तैयार कर रहा था, और यहाँ पर इस तरह से जो एक खास खाली हिस्सा बना था वो इस लावा ने कवर कर दिया और फ्लोर तैयार हो गया। तो यह थी पूरी की पूरी स्टडी हमारी, जो नई स्टडी थी, और उस नई स्टडी से हमें पता चलता है कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के खिसकते और टूटते हुए हिस्से हमें दिखाई देते हैं, और उनके अंदर परिवर्तन हम समझ पाते हैं। लेकिन एक छुपी हुई स्थिति जो समुद्र तल के नीचे है, और वहां पर भी एक्टिविटी हो रही है इस तरह की, समुद्र तल के विस्तार की और नई परपटी की संरचना की, बट वो हम समझ तो नहीं पाते थे अब तक। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष तौर पर अब चीजों को समझ लिया गया है, और वास्तविक स्थिति अब हमारे सामने। तो यही बातें रखनी है याद और ध्यान, और इन्हीं बातों के साथ आपको मैं ये बता दूं कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं स्टडी IQ की बैजेस के साथ। और बड़ी चीज ये है कि स्टडी IQ ने एक फिलहाल सेल निकाली है, ऑफर निकाला है, जिस दौरान आपको स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब इस दौरान 10 जुलाई तक, यानी कि केवल आज तक ही आपके पास मौका है कि आप ले सकते हैं स्टडी IQ के इस खास ऑफर का लाभ। बट ऑफर का लाभ लेने के लिए यूज करना पड़ेगा कोड KL Live, क्योंकि यही कोड आपको खास डिस्काउंट भी दिला सकता है, और साथ ही आपकी फी भी रिफंड कर सकता है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो। फिलहाल बड़ी चीज ये है कि हमारे पास 2027, 28 और 29 के बैचेस अवेलेबल हैं, और इन बैचेस के अंदर आपको मिलते हैं स्मार्ट मॉडल बेस्ड क्लासेस, यानी कि आपको मिलेगी स्ट्रक्चर क्लासेस जो 1000 से अधिक घंटे की होंगी। पहले आपका बेस तैयार करवाएंगे, फिर एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगी, और इसी के साथ साथ आप लोगों की आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, सीसेट की क्लासेस भी होंगी। वहीं मेंटरशिप भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, ताकि छोटी बड़ी समस्या का समाधान मेंटर करके आपको तैयारी में आगे बढ़ने में मदद करें। असेसमेंट आपको और ज्यादा अपनी तैयारी को सुधारने में मदद करते हैं, नई चीजें सीखने में मदद करते हैं, रिवीजन आपकी नॉलेज को कंसोलिडेट करते हो, टेस्ट आपको इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं। साथ ही 18+ बुक्स का सेट भी आपको दिया जाता है, ताकि आपको किसी एक्सटर्नल स्रोत पर डिपेंड ना रहना पड़े। बढ़िया चीज है, इंपॉर्टेंट है, खास है, बट आज तक के लिए ऑफर है, इसलिए जल्द ही आपको जुड़ना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ये सब भी अवेलेबल, और मेरे यूट्यूब की जो क्लासेस रहती हैं वो सब अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए हमारे स्टडी IQ के साथ। बस करते हैं आज इतनी बात, फिर होगी मुलाकात अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।